गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 19वां अध्याय, जिसका नाम है जब आई आपदा। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 2 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने अनेक सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, इनके बारे में काफ़ी अच्छी समझ बना ली ही बच्चों। साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि इन जो आपदाएं हैं, इनके बाद में कौन कौन सी व्यवस्थाएं लोगों द्वारा, प्रशासन द्वारा, समाज संगठनों द्वारा की जाती हैं। तो बच्चों, जब हमने इतना कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो आज की इस कक्षा में हम कोशिश करेंगे जो हमारे अध्याय पर आधारित अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करने की। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज के हमारे अभ्यास प्रश्न। देखो बच्चों, अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला में जो हमारा पहला प्रश्न है सोचिए और बताइए में, वो है बरसात के समय किस किस तरह की समस्याएं आती हैं। बच्चों, बारिश के समय बारिश का आनंद हम लेते ही हैं, काफी आनंद लेते हैं ना, परंतु जब बारिश अधिक मात्रा में होती है तो इसके साथ साथ कई सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे बरसात के समय तूफानी हवाएं चलना, बिजली गिरना, मकानों की छतों से पानी टपकना, बाढ़ आना, पेड़ों की शाखाएं टूटना जैसी समस्याएं आती हैं। तो ये वो सारी समस्याएं जो बरसात के समय हमें देखने को मिलती हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, बाढ़ से लोगों को क्या क्या नुकसान हुआ होगा। हमने देखा था उस गांव में बाढ़ आ चुकी थी और उससे कितना सारा नुकसान लोगों को हुआ है। उन सभी नुकसानों के बारे में यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि बाढ़ से लोगों के घर में पानी अंदर तक आ गया होगा, जिससे उनके खाने पीने का सामान हो, फर्नीचर हो, कपड़े हो, जैसी जो भी सामग्री है वो तेज बहाव में बह गई होगी। और जो कुछ लोगों के कच्चे मकान थे वो नष्ट हो गए होंगे। जो पक्के मकान थे उनकी दीवारें में दरार आ गई होगी, दरारों में, या फिर हम कह सकते हैं दीवारों में सीलन आ गई होगी। साथ ही साथ जो कुएं, बावड़ी जैसे जल स्रोत थे उनका पानी भी दूषित हो गया होगा। कई सारे लोग और जानवर लापता हो गए होंगे। और हम समझ पा रहे हैं कि बाढ़ के बाद अनेक तरह की बीमारियां भी वहां फैली होंगी। तो ये वो सारी समस्या या सारे नुकसान हैं जो बाढ़ के बाद में लोगों ने झेले हैं, यानी वहां की स्थिति में ये नुकसान हमें देखने को मिले हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, यदि आपके वहां बाढ़ आ जाए तो आप किस प्रकार की मदद कर सकते हैं। बच्चों, अगर हमारे यहाँ पर कोई बाढ़ पीड़ित होता है तो हम उन्हें खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाकर या दवाइयाँ उपलब्ध करवाकर, उनके लिए टेंट लगाकर अस्थायी आवास की व्यवस्था करके उनकी मदद कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी अनेक सारी मदद कर पाएंगे। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। बच्चों, बाढ़ या भूकंप ऐसी आपदाएं हैं जो प्राकृतिक रूप से आती हैं, परंतु फिर भी यहाँ हमसे पूछा गया है कि बाढ़ जैसी जो आपदा है उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो देखो बच्चों, बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए मिट्टी से भरे हुए कट्टों को चारों तरफ लगा दिया जाता है, जिससे पानी नहीं आ सके। यानी जो आबादी क्षेत्र है उसके चारों ओर मिट्टी से भरे हुए कट्टों को लगा दिया जाता है, ताकि जो बाढ़ का पानी है वो आबादी क्षेत्र में प्रवेश ना करें। साथ ही साथ देखो, सरकार द्वारा बांध बनाकर भी बाढ़ जैसी आपदा से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त गांव एवं आसपास के जो प्राकृतिक बहाव क्षेत्र हैं उनमें खड़े किए गए जो अवरोध हैं उनको हटा करके भी पानी का जो बहाव क्षेत्र है उसको साफ किया जा सकता है, और जिससे कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न ना होगी। तो ये वो सारे उपाय हैं जो अपना करके हम बाढ़ से बच सकते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, आपके गांव में एवं आसपास पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में क्या क्या अवरोध हैं, उन्हें हटाने के लिए क्या करना चाहिए। बच्चों, जो अतिक्रमण क्षेत्र होते हैं या अवरोधक क्षेत्र होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, यानी लोग समझते नहीं है कि ऐसे अतिक्रमण या अवरोध करने से हमें तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ हम अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमारे आसपास या हमारे गांव में आसपास पानी के जो प्राकृतिक बहाव क्षेत्र है उनमें बस्तियों का निर्माण कर लिया गया है, कारखाने जैसे अवरोधक बना दिए गए हैं। बच्चों, अगर हमें इन्हें हटाना है तो हमें कानून का सहारा लेना होगा, और साथ ही साथ जो ये बस्ती और कारखाने वाले हैं इनको अलग स्थान भी उपलब्ध करवाना होगा। अगर हम उन्हें कानून की सहायता से हटा देते हैं और उन्हें कहीं विस्थापित नहीं किया जाता है तो कुछ समय बाद में वो पुनः उसी स्थान पर स्थापित हो जाएंगे। तो ये वो तरीके हैं जिनके द्वारा हम प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में आने वाले जो अवरोधक हैं उन्हें हटा सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चर्चा कीजिए में हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः लोग एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं।
देखो बच्चों, लोग सामान्यतः पास पास इसलिए बसते हैं ताकि किसी भी आपदा के समय, किसी भी परेशानी के समय वो एक दूसरे की मदद कर सकें। साथ ही साथ लोगों के जो पास पास रहने का कारण है वो यह है कि वो अपनी सुरक्षा के कारणों से भी पास पास में अपने घर बनाते हैं। तो बच्चों, अब जो अगला प्रश्न है वो देखिए, आपके आसपास के लोगों ने संकट या परेशानी में एक दूसरे की मदद कब कब की होगी? बच्चों, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत आती है तो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, और होता भी यही है। अगर हमारा कोई पड़ोसी मुसीबत में होता है तो ये हमारा नैतिक दायित्व भी है कि हम उसकी मदद करें। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और यह भी कीजिए में हमारी जो एक्टिविटी है वो देखिए, किसी संकट के समय आपको आपातकालीन फोन नंबर की जरूरत पड़ सकती है। बच्चों, हमने अध्याय में देखा था जैसे गांव में बाढ़ आने पर पिताजी ने पास के गांव में फोन किया और साथ ही साथ उन्होंने तहसीलदार ऑफिस में भी इसकी सूचना दी थी। ये वो नंबर हैं जो आपातकालीन नंबर होते हैं। इनसे संपर्क करने के लिए क्या है, इनके फोन नंबर और जो पूरा पता है वो कॉपी में लिखिए। इस सूची में कुछ नाम और भी जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। कौन सी सूची में? देखो, इस वाली सूची में। बच्चों, जैसे संकट के या संकट के समय जो हमें जरूरत पड़ने वाले नंबर हैं वो और उनका पूरा पता हमें इस टेबल या सारणी में लिखना है। जैसे पुलिस थाना, हमारे एरिया के पुलिस थाने के क्या नंबर हैं, उसका क्या पता है वो हम यहाँ लिखेंगे। वैसे ही अस्पताल, एम्बुलेंस, अग्निशमन केंद्र, इन सब के नंबर हमें पता करने हैं और उनका जो पूरा पता है वो लिख करके हम इस सारणी को पूरा करेंगे। इनके अलावा बच्चों, अगर अन्य कोई नंबर आपको पता है तो उनको भी पता कीजिए और इस सारणी में आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और पता कीजिए में हमारा अगला प्रश्न है, पिछले कुछ महीनों के अखबार से दुनिया में आए तूफान, बाढ़, भूकंप, आगजनी जैसी आपदाओं के बारे में चित्र व समाचार इकट्ठा कीजिए। इन्हें चार्ट पर चिपकाकर कक्षा में लगाइए। और ये प्यारी सी एक्टिविटी बच्चों आपको करनी है। इसमें आप एक चार्ट तैयार करेंगे जिसमें जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे जुड़े हुए चित्र होंगे, उनसे जुड़े हुए समाचार होंगे। और इन चित्रों को और समाचारों को आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं? जो हमारे पिछले दिनों में आए हुए अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके माध्यम से। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं हम हमारे जाना समझा अब बताइए प्रश्नों पर। देखो बच्चों, जाना समझा अब बताइए प्रश्नों में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भूकंप से आप क्या समझते हैं? जब हमने अध्याय के भाग संख्या 1 का अध्ययन किया था तो हमने विस्तार से समझ बनाई थी कि भूकंप होता क्या है। उसी प्रश्न को हमारे से यहाँ पे किया गया है, यानी हमें बताना है कि भूकंप है क्या, या हम भूकंप से क्या समझते हैं। तो हम कह सकते हैं भूकंप जमीन के अंदर हलचल के कारण आता है। यह एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिसमें जमीन में दरारें पड़ती हैं, जमीन धंसने लग जाती है और पृथ्वी का कुछ भाग हिलने लगता है, और इसके जो परिणाम है उनके स्वरूप हम देखते हैं इमारतें गिरने लग जाती हैं, लोगों की मृत्यु होती है। इन सब परिणामों को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप से होने वाली 5 हानियां लिखिए। बच्चों, कई सारी हानियां इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण होती हैं। यहाँ पर हमें प्राकृतिक आपदा भूकंप से होने वाली 5 हानियां बतानी है। तो हम कह सकते हैं भूकंप से घरों की दीवारों में दरार पड़ जाती है, धरती हिलने से इमारतें गिर जाती हैं, हजारों लोग मवेशी मलबे में दब करके मर जाते हैं, भूकंप से मरे हुए लोगों से महामारी फैलने की आशंका रहती है। साथ ही साथ भूकंप आने से खाने पीने की वस्तुएं मिलने में बहुत कठिनाई होती है जिससे महंगाई हो जाती है। यह कैसे होती है बच्चों? जैसे हम समझ पा रहे हैं, जहां पर भूकंप आएगा वहां पर सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, आवागमन की हो, यातायात की हो, या फिर जो भोजन संबंधी या सामग्री की उपलब्धता की हो, ये सभी व्यवस्थाएं वहां पर नष्ट हो जाती हैं या चरमरा जाती हैं। जिसके कारण क्या किया जाता है कि जो वहाँ के कुछ लोग हैं, जो लालची लोग होते हैं, या हम कहते हैं कि जो लाभ लेना चाहते हैं, ऐसी विषम स्थिति में वो उपलब्ध वस्तुओं को महंगे दामों पर बेचते हैं। तो इन वस्तुओं की जो किल्लत है, इसके कारण लोग मजबूर होते हैं इन्हें महंगे दामों पर खरीदने में, और यहाँ पर हमें दिखाई देती है एक अस्थायी महंगाई। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, बाढ़ आने के कोई 2 कारण लिखिए। तो जाहिर सी बात है बच्चों, बाढ़ आती कब है? या तो अधिक वर्षा होती है तब, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो बांध टूट जाए और उसका तेज बहाव है उसके कारण भी हम समझ पाते हैं कि बाढ़ आ सकती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मूसलाधार वर्षा यानी तेज बारिश आने से बाढ़ आ जाती है, या बांध टूटने से तेज बहाव उत्पन्न होता है, उससे भी बाढ़ आ जाती है। तो ये बाढ़ आने के 2 कारण हैं जिन्हें हमने यहाँ पर लिखा है। तो चलो बच्चों, देखते हैं आज का हमारा
अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय सुरक्षा कैसे की जा सकती है। बच्चों इसके बारे में हमने जाना था कि बाढ़ के समय सुरक्षा कैसे की जाएगी, यानी कि हम समझते हैं आबादी क्षेत्र के चारों ओर मिट्टी से भरे हुए कट्टे लगाकर, ये जो पानी का बहाव क्षेत्र है उसमें आने वाले जो अवरोधक हैं उन्हें हटा करके, साथ ही साथ बच्चों अगर बाढ़ आ चुकी है तो उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद में हम जो प्रभावित लोग हैं उन्हें अस्थायी जो आवास है वो उपलब्ध करवा करके, घायलों का इलाज करवा करके, तो ये सब वो तरीके हैं जिनके द्वारा हम बाढ़ के समय सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो बच्चों देखा आपने, हमने अध्याय का गहनता से अध्ययन किया, इतनी अच्छी समझ बनाई, जिसके आधार पर हमने कितने सारे अभ्यास प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल किया है। तो बच्चों अब समय है इस अध्याय की शिक्षा देखने का, यानी कि इस अध्याय से हमने क्या शिक्षा प्राप्त की। हमने यह जाना कि बाढ़, भूकंप और आगजनी इनमें ना करो मनमानी, यानी कि बच्चों ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनके समय हमें जागरूक रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही हमारी भी जान को जोखिम में डाल सकती है और हमारे साथ साथ अन्य व्यक्तियों को भी जोखिम में डाल सकती है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि बाढ़, भूकंप और आगजनी इनमें ना करो मनमानी, इनमें हमें समझदारी भरा कार्य ही करना है। तो देखा प्यारे बच्चों आपने, हमने यहाँ पर जाना कि जब आई आपदा तब क्या क्या हुआ। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।